नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुहा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एग्रोनॉमी का लेक्चर नंबर 55, जिसमें रोज के तरीके से मैं आप लोगों से 10 क्वेश्चन पूछूंगा और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, साथ में उनसे रिलेटेड अगर कोई थ्योरी भी है तो उसके बारे में डिटेल में आपसे डिस्कशन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग चाहते हो कि आपको अल्टीमेट एग्रीकल्चर का एक ऐसा कोर्स मिल जाए जिसमें आपने बीएससी में जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हैं, इतने ढेर सारे सब्जेक्ट जो आपने बीएससी एग्रीकल्चर करते समय पढ़ा है, उन सभी सब्जेक्ट का बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक बिल्कुल अच्छे से तैयारी करा दी जाए, जिसमें आपको कोर्स के वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे और साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें जब आप पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल बेसिक से लेके पूरा एडवांस लेवल तक पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट जो इसमें लिखा गया है, जो आप बीएससी एग्रीकल्चर करते समय पढ़ते हो, उसको आप बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक अच्छे से पढ़ सकते हो। और इसको पढ़ने से आपको फ़ायदा क्या होगा? इसको पढ़ने से ये फ़ायदा आपको मिलने वाला है कि वन डे कोई भी एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम है, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें एग्रीकल्चर पूछा जाता है, वन डे का एग्ज़ाम, उसके लिए ये आपका कोर्स जो है वो अल्टीमेट कोर्स होने वाला है। इसको आप पढ़ लेने के बाद आपको कहीं से और कोई बुक नहीं खरीदनी पड़ेगी, कहीं और से कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। एक ही बार में आपको सभी चीज़ों का सॉल्यूशन एक ही कोर्स से मिल जाएगा। मात्र और मात्र 1000 रुपये में इसको आप परचेज़ कर सकते हो। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आपको परचेज़ करना है। इसके बाद इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और क्वेश्चन है कि किस तरीके से आपको परचेज़ करना है, कोर्स में क्या-क्या मिलेगा और कैसे हमें वीडियो मिलेगा, तो उन सभी चीज़ों के लिए आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पर आप चाहे हमें कॉल कर सकते हो। व्हाट्सएप पे जाना, व्हाट्सएप पे इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और या तो फिर आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज भी कर सकते हो। चाहे आप कॉल कर लेना, चाहे मैसेज कर लेना, दोनों तरीके से आप इस नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हो इस कोर्स से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए। चलिए अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट केमिकल कैन बी यूज एज ए डोरमेंसी ब्रेकर फॉर पोटैटो? ध्यान से समझना। कैसे कई बार ऐसा होता है कि जब हम पोटैटो को लेके आते हैं, तो पोटैटो का जो ट्यूबर होता है, उसकी जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं, तो ट्यूबर की जैसे हार्वेस्टिंग होती है उसके तुरंत बाद हम उसकी ट्रांसप्लांटिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसके अंदर अभी डोरमेंसी है। अगर हम उसको ट्रांसप्लांटिंग हम कर देंगे तो वो सड़ जाएगा, लेकिन वो जर्मिनेट नहीं होगा। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद कुछ टाइम तक जो पोटैटो होता है उसके अंदर डोरमेंसी पाई जाती है, थोड़ी थोड़े दिनों तक रहती है, 2 ढाई महीने 3 महीने तक। लेकिन अगर हमको तुरंत ही उसको स्विंग करनी है, अगर उसकी तुरंत ट्रांसप्लांटिंग करनी है, तो हमको इस डोरमेंसी को तोड़ना पड़ता है। तो डोरमेंसी तोड़ने के लिए कौन-सा केमिकल का यूज़ किया जाता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन या फिर 1% थाइयूरिया विथ 1 ppm जीए बोले तो जिब्रेलिक एसिड, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड एट द रेट ऑफ 40 ppm या फिर फ्लूक्लोराइन एट द रेट 1 किलोग्राम पर हेक्टेयर। इनमें से कौन-सा ऑप्शन है आपका जो बिल्कुल राइट आंसर हो सकता है? तो आपका ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1% थाइयूरिया और इसके साथ-साथ जिब्रेलिक एसिड 1% अगर आप दोनों डाल दोगे एक साथ मिला के, तो आपको जो आलू की डोरमेंसी है वो ब्रेक हो जाएगी। 1% थाइयूरिया, 1 ppm जिब्रेलिक एसिड इज़ यूज्ड फॉर 10 मिनट टू ब्रेक पोटैटो डोरमेंसी। पोटैटो की डोरमेंसी को तोड़ने के लिए आपको 10 मिनट तक इसका घोल बना लेना है। 1% थाइयूरिया और साथ में जिब्रेलिक एसिड का 1 ppm का सॉल्यूशन बना के उसी में आलू को 10 मिनट के लिए डुबो देना है। उसके बाद आप निकालिए और इसका जो सोइंग है वो कर दीजिए। दिस ट्रीटमेंट स्टिमुलेट स्प्राउटिंग इन पोटैटो ट्यूबर फॉर अर्ली प्लांटिंग। अगर हमको अर्ली प्लांटिंग करनी है तो इस जो पोटैटो को ट्यूबर होते हैं उसकी स्प्राउटिंग को स्टिमुलेट कर देता है और उसमें आँखें जल्दी निकलने लगती हैं। थाइयूरिया जो होता है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को एनहांस कर देता है। बोले तो अंदर प्लांट के अंदर मेटाबॉलिक जो ट्यूबर होता है, ट्यूबर के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो पोटैटो है वो जल्दी ग्रो हो जाता है। और इसके साथ-साथ जो जिब्रेलिक एसिड इसमें डाल रहे हैं, तो जिब्रेलिक एसिड एक तरीके का हार्मोन होता है। जब इस हार्मोन को हम इस हार्मोन से जब हम ट्रीट करते हैं ट्यूबर को, तो इससे सेल इलॉन्गेशन बढ़ने लगता है। बोले तो जो सेल है उसका साइज़ बढ़ने लगता है और ये दोनों चीज़ें होने पर क्या हो जाता है, डोरमेंसी टूट जाती है। इट इज़ अप्लाइड बिफोर प्लांटिंग स्पेशली फॉर डोरमेंट वैरायटी। अगर कोई डोरमेंट वैरायटी है तो प्लांटिंग से जस्ट पहले इसको हमको करना चाहिए। प्रॉपर एप्लीकेशन इंश्योर यूनिफॉर्म स्प्राउटिंग एंड बेटर क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट। अगर हमने इसको कर दिया तो हमको एक प्रॉपर यूनिफॉर्म स्प्राउटिंग मिलेगा
और एक अच्छा एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगी क्रॉप की, बिल्कुल स्टार्टिंग में बिल्कुल अच्छे तरीके से क्रॉप शुरू हो जाएगी। Why is potassium chloride fertilizer not used in सोलोनेसिक क्रॉप लाइक पोटैटो? पोटैटो की क्रॉप में पोटेशियम क्लोराइड नहीं दिया जाता है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि क्यों नहीं दिया जाता है, क्या प्रॉब्लम है? इट इंक्रीज स्टार्च कंटेंट, इसको देने से स्टार्च कंटेंट बढ़ जाता है। क्लोराइड एक्टिविटी अफेक्ट ड्राई मैटर एंड स्टार्च कंटेंट। इट रिड्यूस ट्यूबर साइज। इट कॉजेज लीफ येलोइंग। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर हो सकता है? तो इसमें आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका बी जो है, वो क्लोराइड एडवर्सिटी अफेक्ट ड्राई मैटर, यानी कि ड्राई मैटर पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, और इसके साथ साथ जो स्टार्च का कंटेंट है उस पर भी एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए इस वजह से नहीं सही होगा, क्योंकि स्टार्च का कंटेंट बढ़ना तो आलू के लिए अच्छी बात है, क्योंकि आलू में स्टार्च ही तो पाया जाता है। तो अगर स्टार्च का कंटेंट बढ़ जाए तो ये तो अच्छी बात है। वहीं इट रिड्यूस ट्यूबर साइज, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि फर्टिलाइजर है तो ट्यूबर को साइज को कम करने के लिए तो ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। इसके साथ साथ जो येलोइंग होती है, येलोइंग तो आपका नाइट्रोजन की कमी से होता है पत्तियों में, तो नाइट्रोजन तो इसमें है ही नहीं, तो उससे नाइट्रोजन और इसका पोटेशियम क्लोराइड का आपस में कोई संपर्क ही नहीं है। बात करते हैं पोटेशियम क्लोराइड कंटेंट, क्लोराइड होता है जो कि निगेटिवली इम्पेक्ट करता है ड्राई मैटर और स्टार्च कंटेंट इन पोटैटो। पोटैटो रिक्वायर हाई स्टार्च फॉर क्वालिटी एंड क्लोराइड डिस्टर्ब दिस प्रोसेस। जो क्लोराइड हम डाल देते हैं तो स्टार्च की जो क्वालिटी है वो घट जाती है। अल्टरनेट पोटेशियम सोर्स, जैसे कि आपने आपको पोटेशियम सल्फर हम सल्फेट डाल सकते हैं। पोटेशियम क्लोराइड की जगह पर हमको कौन सा फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए? आलू में पोटेशियम सल्फेट डालना चाहिए। इसके साथ साथ इट इंश्योर बेटर ट्यूबर क्वालिटी एंड मार्केट वैल्यू। जो हम पोटेशियम सल्फेट डालते हैं तो इससे जो ट्यूबर की क्वालिटी है वो बढ़ जाती है और मार्केट वैल्यू भी हमको अच्छी मिलती है। सोलोनेसी की क्रॉप जितनी होती हैं वो पोटेशियम क्लोराइड के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, क्योंकि इनका सॉइल में एक्युमुलेशन हो जाता है। इस वजह से कोई भी अगर सोलनेसी की क्रॉप है, चाहे वो आलू है, चाहे बैंगन है, चाहे मिर्च है, चाहे टमाटर है, इन सब में हमको ये पोटेशियम क्लोराइड डालने के से बचना चाहिए। आगे बात करते हैं, व्हाट आर द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन इन पोटैटो? पोटैटो में इरिगेशन के लिए सबसे क्रिटिकल स्टेज कौन सी होती है? ट्यूबर का इनिशिएशन, यानी कि ये बुआई से 10 से 20 दिन पर होता है, और दूसरा है हार्वेस्टिंग 80 से 90 दिन बुआई के बाद, या फिर स्टॉलन फॉर्मेशन जो कि 20 से 50 दिन पे होता है और 50 से 80 दिन पर ट्यूबर एलोंगेशन पे, या फिर फ्लावरिंग पे जो कि 30 से 40 दिन पे आता है, मैच्योरिटी जो कि 90 से 100 दिन पे आता है, या फिर जर्मिनेशन जो 0 से 10 पे आता है, और ट्यूबर फॉर्मेशन जो 60 से 70 दिन पे आता है। तो इसमें आप चीज़ याद कर सकते हैं, क्योंकि ट्यूबर का इनिशिएशन कब होता है? 10 से 20 दिन। स्टोलन का फॉर्मेशन 20 से 50 दिन होता है। उसके बाद 50 से 80 दिन पर क्या होता है? ट्यूबर का एलोंगेशन होता है, और 80 से 90 दिन पर हार्वेस्टिंग होती है। 30 से 40 दिन के बीच में फ्लावरिंग होने लगती है। मैच्योरिटी इसकी 90 से 100 दिन तक आती है। जर्मिनेशन एक इसका 0 से 10 दिन के अंदर होता है, और ट्यूबर का फॉर्मेशन 70 से 80 दिन तक होता है। तो ये चीज़ें तो आपको एक साथ में 8 चीज़ें आपको ये मिल गई कि जो पोटैटो होता है उसके जब हम जर्मिनेशन से लेके और हार्वेस्टिंग के बीच में कौन सा टाइम किस दिन पर चलता है, मतलब कितने बुआई के कितने दिन बाद कौन सी स्टेज आ रही होती है। लेकिन इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे क्रिटिकल स्टेज कौन सी है इरिगेशन करने के लिए, तो उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो बी है, स्टोलन फॉर्मेशन, जो कि 20 से 50 दिन आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग तक रहता है, और दूसरा जो है ट्यूबर फॉर्मेशन जो कि 85 से 80 दिन है। यानी कि जब स्टोलन का फॉर्मेशन हो रहा होता है, स्टोलन फॉर्मेशन का मतलब समझते हो, जब पोटैटो है तो पोटैटो का जो ये रूट निकल रहा है, पोटैटो के रूट में से एक सेकेंडरी रूट टाइप की चीज़ निकलती है और यहीं पर आलू लगता है। तो ये जो निकल रहा होता है ये वाला पार्ट, इसी को हम बोलते हैं स्टोलन। तो इसी स्टोलन की बात हो रही है। तो स्टोलन का फॉर्मेशन 20 से 50 दिन पर होता है, और इसके बाद फिर ट्यूबर का इलोंगेशन होने लगता है। जैसे स्टोलन बनता है फिर यहाँ पर ट्यूबर लग जाता है, और ट्यूबर फिर धीरे 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 ये ट्यूबर बड़ा होने लगता है। तो ये दोनों स्टेज ऐसे स्टेज होती है कि जिस पर हमें आलू में पानी देते रहना चाहिए। स्टोलन फॉर्मेशन and tuber elongation are critical for irrigation to ensure tuber development. Water efficiency during these stages reduce tuber size and yield. अगर वाटर की डिफिशियंसी हो गई तो ट्यूबर की साइज घट जाएगी और यील्ड भी हमारी घट जाएगी। कंसिस्टेंट मॉइस्चर सपोर्ट स्टोलन ग्रोथ एंड ट्यूबर बल्किंग। ट्यूबर बढ़िया से ट्यूबर का साइज भी बढ़ जाएगा और स्टोलन की जो ग्रोथ है वो अच्छे तरीके से होती रहेगी। फार्मर शुड अवॉइड वाटर लॉगिंग टू प्रिवेंट ट्यूबर रॉट। अगर हमने पानी की कमी को दूर करने के लिए हमने ज़्यादा पानी लगा दिया। अब आलू में क्या होता है कि जैसे हम सिंचाई करते हैं, सिंचाई
जैसे मान लो हमने कर दी तो वो 6 से 7 घंटे के अंदर अंदर ही मिट्टी में जो पानी लगा है वो सूख जाना चाहिए। मतलब वाटर लॉगिंग की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अगर 6 से 7 घंटे में, सॉरी अगर मैंने और बोल दिया हो, 6 से 7 घंटे के अंदर वो सूख जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने रात को उसकी सिंचाई करी है तो सुबह तक आलू का जो पानी है वो वाटर लॉगिंग का कंडीशन नहीं होनी चाहिए। मतलब खेत में पानी दिखना नहीं चाहिए, बाकी नमी तो रहेगी ही रहेगी। क्योंकि अगर ऐसा रहेगा तो ट्यूबर जो है वो सड़ने लगता है, ट्यूबर रॉट वाली बीमारी लग जाती है। प्रॉपर इरिगेशन शेड्यूलिंग इम्प्रूव पोटैटो क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों बढ़ाता है। अगर अच्छे से इरिगेशन करेंगे तो क्वालिटी भी बढ़ेगा और क्वांटिटी भी बढ़ेगा। जब पाला पड़ने लगता है, जो फ्रॉस्ट की कंडीशन आ जाती है बिल्कुल ठंडी के समय पर, तो उससे बचाने के लिए भी हमको इरिगेशन देना पड़ता है। तो इसमें क्या करते हैं कि ठंडी, क्योंकि जो पाला पड़ता है वो रात में पड़ता है, तो शाम को हल्की सी सिंचाई कर देते हैं तो रात में पाला नहीं पड़ता है। इस तरीके से अपने फसलों को हम पाले से भी बचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच इंसेक्ट अफेक्ट पोटैटो ट्यूबर इन बोथ फील्ड एंड स्टोरेज। ऐसा कौन सा इंसेक्ट है जो कि पोटैटो को फील्ड में भी नुकसान कराता है और जब हम पोटैटो को स्टोर करते हैं तब भी नुकसान कराता है। तो आपके ऑप्शन इस तरीके से एफिड, पोटैटो ट्यूबर मॉथ, आलू का कंद कीट, थ्रिप्स और फिर व्हाइट ग्राफ। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर हो सकता है? तो जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोले तो पोटैटो ट्यूबर मॉथ। यह एक इस तरीके का इंसेक्ट है जो कि आलू में जब हम कल्टीवेशन कर रहे होते हैं तब भी लगता है, और इसके साथ साथ जब हम आलू को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, तब भी नुकसान पहुंचाता है। तो ये ऐसा है जो दोनों दोनों टाइम पर हमको नुकसान पहुंचाता है। द पोटैटो ट्यूबर मॉथ, जिसको हम बोलते हैं गुनोराई मोस्चीमा ओपर्सुला, ठीक, जी ओपर्सुला भी इसको कह सकते हो। तो डायमंड ट्यूबर इन द बोथ फील्ड एंड स्टोरेज, इट ले एग इन ट्यूबर, ये ट्यूबर में अंडा दे देता है और जब लार्वे इसके बड़े हो जाते हैं तो उसी ट्यूबर में ये छेद कर देते हैं, जिसकी वजह से हमको बहुत ढेर सारा लॉस होता है। द पेस्ट इज एक्टिव इन वार्म क्लाइमेट, अगर वार्म क्लाइमेट है, स्पेशली ड्यूरिंग रबी सीजन, रबी का सीजन जब आता है, जब थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ये पोटैटो का जो ट्यूबर मॉथ है ये ज़्यादातर नुकसान पहुंचाता है। इसके साथ साथ इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इंक्लूडिंग फेरोमोन ट्रैप अगर हम लगाएंगे तो इससे हम बचा सकते। फेरोमोन ट्रैप के बारे में मैंने आपको एंटोमोलॉजी में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है, तो वहाँ से आप देख के समझ सकते हो कि फेरोमोन ट्रैप होता क्या है। प्रॉपर स्टोरेज एट लो टेम्परेचर रिड्यूस ट्यूबर मॉथ, क्योंकि जो ट्यूबर मॉथ होता है ये रबी सीजन में जब टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है उस समय नुकसान पहुंचाता है। तो इससे बचने के लिए जब लो टेम्परेचर हो जाएगा, यानी कि कोल्ड स्टोरेज में रख देंगे, तो ये वाली प्रॉब्लम हमको देखने को नहीं मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, व्हिच पेस्ट ट्रांसमिट पोटैटो लीफ रोल वायरस। पोटैटो का जो लीफ रोल वायरस है, इसमें जब लग जाता है ये वायरस तो पत्तियां जो होती हैं ट्यूबर की वो आगे की तरफ ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे मुड़ जाती हैं और गोल सी हो जाती हैं। तो ये किसकी वजह से लगता है? ये पोटैटो के जो पेस्ट है ये ट्रांसमिट करता है, जो कि लीफ रोल वायरस। तो कौन सा पेस्ट इसको ट्रांसफर कर रहा है, पूछा जा रहा है। ये जो पोटैटो का लीफ रोल जो वायरस है ये कौन लाता है, कौन सा जो कीट है वो इसको लेके आता है? तो इसको जो ट्रांसमिट करने का काम करता है वो पोटैटो ट्यूबर मॉथ, व्हाइट ग्रब, एफिड या फिर थ्रिप्स। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर हो सकता है? तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, एफिड, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एफिड ही होता है जो कि आपके पोटैटो का जो लीफ रोल वायरस है इसको ट्रांसमिट करता है। एफिड जिसको हम कहते हैं माइजस पर्सिकी, ये ट्रांसमिट करता है पोटैटो लीफ रोल वायरस को, काजिंग सीवियर यील्ड लॉसेस, इससे वजह से सीवियर यील्ड लॉसेस होता है। द वायरस कॉजेज लीफ टू रोल एंड स्टंट प्लांट ग्रोथ, जिससे पत्तियां मुड़ जाती हैं और पौधे की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। एफिड फीड ऑन द प्लांट सेप खाता है, स्प्रेडिंग द वायरस ड्यूरिंग फीडिंग। ध्यान से समझना, जब ये एफिड आता है तो ये एफिड क्या करता है कि पत्तियों का जूस चूसता है, पत्तियों के अंदर का जो रस होता है उसको चूस लेता है, और पत्तियों का जब रस चूसता रहता है तो उसी समय ये वायरस को ट्रांसमिट कर देता है। यूज ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी एंड इंसेक्टिसाइड कैन मैनेज एफिड पॉपुलेशन, अगर हम एफिड को कंट्रोल कर लेंगे तो अल्टीमेटली इस लीफ रोल वायरस को भी हम कंट्रोल कर लेंगे। तो एफिड को कंट्रोल करने के लिए हमको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यूज करना चाहिए, और इसके साथ साथ हम रेजिस्टेंट वैरायटी भी ग्रो कर सकते हैं, और साथ में एफिड को कंट्रोल करने के लिए अंत में केमिकल जो इंसेक्टिसाइड है इसका भी हम यूज कर सकते हैं। रेगुलर मॉनिटरिंग अगर हम करते रहेंगे अर्ली स्टेज में तो इससे हम बच सकते हैं, क्योंकि अर्ली स्टेज में जब टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है तो इसके लगने की संभावना ज़्यादा होती है जब हम सोइंग कर रहे होते हैं, जब ज़मीन में ट्यूबर होता है। बाकी जब ये लग जाता है तो उस समय जब पाला वाला वाली समस्या होती है तो उस समय क्योंकि टेम्परेचर घट जाता है तो ज़्यादा नुकसान
नहीं पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कॉज द वट डिजीज इन पोटैटो। पोटैटो में वट डिजीज किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से, फंगस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, या फिर निमेटोड की वजह से? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है बोले तो ऑप्शन नंबर बी, फंगस। फंगस की वजह से ये बीमारी लगती है। वट डिजीज इन पोटैटो इज कॉज्ड बाई फंगस स्कैंट्रियम इंडोबायोटिकम। ठीक, इसको हम बोलते हैं सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम। सिनकाइट्रियम endobiticum. Syncytium endobiticum is the causal organism which is responsible for the wart disease in the potato. It form wart like growth on the tuber. ट्यूबर में wart disease लगती है तो ट्यूबर में, जैसे मान लो ये ट्यूबर है तो ट्यूबर के ऊपर इस तरीके से एक आउटर ग्रोथ हो जाती है, लगता है जैसे किसी ने इसके ऊपर कुछ चिपका दिया है लाके, और इसी वजह से जो इसकी मार्केट वैल्यू है बहुत ज़्यादा घट जाती है। द डिजीज स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड ट्यूबर एंड सॉइल। सॉइल में अगर वट डिजीज के स्पोर पड़े रहेंगे तो अगली फसल में लग जाएंगे, और उसके साथ साथ अगर हमने इन्फेक्टेड ट्यूबर की सोइंग कर दी है तो उससे भी ये डिजीज फैल जाती है। डोमेस्टिक क्वारंटाइन रिस्ट्रिक्ट ट्यूबर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम अफेक्टेड एरिया, जैसे दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में ये जो है वट डिजीज ये बहुत ज़्यादा लगती है, इसीलिए अगर दार्जिलिंग का अगर कोई पोटैटो है उसको हमको ट्रांसप्लांटिंग के लिए भारत में कहीं और लेके आना होता है तो उसको पहले हमको चेक करवाना पड़ता है। वहाँ की एक अथॉरिटी है जो इसको चेक करती है। जब वो अथॉरिटी चेक करके कायदे से बता देगी कि हाँ इसमें वट डिजीज नहीं लगा हुआ है, तभी वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है, क्योंकि दार्जिलिंग में ये ज़्यादा होता है। तो दार्जिलिंग वाली जो पोटैटो है वो वहीं पर क्वारंटाइन रहती है। वहाँ से आने के लिए पहले उसको एक बार चेक करवाना पड़ता है, अगर वो सुरक्षित रहेगा तभी उसको भारत में भेजा जाएगा, नहीं तो फिर वहीं वो कंज्यूम होगा। यूज ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी एंड क्लीन प्लांटिंग। रेजिस्टेंट वैरायटी और क्लीन प्लांटिंग के द्वारा इसको हम रोक सकते हैं। फिर अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, व्हाई इज दैट ट्रांसपोर्ट ऑफ पोटैटो ट्यूबर फ्रॉम नीलगिरी हिल्स रिस्ट्रिक्टेड। क्यों रिस्ट्रिक्ट किया गया है? व्हाट डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम पोटैटो ट्यूबर मॉथ, पोटैटो ट्यूबर मॉथ से प्रोटेक्ट करने के लिए, या ग्लोबल निमेटोड गोल्डन निमेटोड से प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर लीफ रोल वायरस को प्रिवेंट करने के लिए? इनमें से किसके लिए ये लगाया गया है? तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, टू प्रोटेक्ट गोल्डन निमेटोड। ये जो गोल्डन निमेटोड है ये भी नीलगिरी हिल्स पे बहुत ज़्यादा लगता है, और इसी गोल्डन निमेटोड की वजह से भी पोटैटो में जो वट डिजीज है ये लग जाता है। तो इसी को रोकने के लिए नीलगिरी हिल्स में ऐसा किया जाता है, नहीं तो ये निमेटोड पूरे भारत में फैल जाएगा। नीलगिरी हिल्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ गोल्डन निमेटोड, जिसको बोलते हैं ग्लोबेरेला रोस्टोचाइनेसिस। क्या बोलते हैं? Globodeira rostocharensis is the scientific name of the golden nematode which is responsible for the wart disease in Nilgiri Hills. So, because of this nematode, the potato which is produced in Nilgiri Hills are restricted to transport other part of the India. Golden nematode damage पोटैटो रूट लीडिंग टू रिड्यूस यील्ड। जब पोटैटो के रूट डैमेज कर देगा ये गोल्डन निमेटोड तो हमारी यील्ड घट जाती है। इसके साथ साथ डोमेस्टिक क्वारंटाइन मेजर्स इंश्योर निमेटोड डज नॉट स्प्रेड अदर रीजन में इसलिए नहीं जाता। क्रॉप रोटेशन लगा के, रेजिस्टेंट वैरायटी को लगा के हम इस निमेटोड से अपनी फसल को बचा सकते हैं। और इसके साथ साथ रेगुलर साथ टेस्टिंग कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, और मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जिससे हम अपनी फसलों को बचा ले जाएं। सबसे अच्छा तरीका यह होता है, अगर किसी फसल में किसी खेत में हमको ऐसा लग रहा है कि इसमें वट डिजीज बार बार लग रहा है, तो सबसे अच्छा तरीका होता है क्रॉप रोटेशन लगाओ। कहने का मतलब कि 2-4 साल तक उसमें आलू की बुआई बंद कर दो। आलू की बुआई बंद कर दो तो इसको होस्ट मिलेगा नहीं, गोल्डन निमेटोड को। और जब होस्ट नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी, तो वट डिजीज नहीं लगेगा। व्हाट इज द बोटेनिकल नेम ऑफ ग्राउंडनट। ग्राउंडनट का बोटेनिकल नेम क्या होता है? ग्लाइसिन मैक्स। ग्राउंडनट जिसको मूंगफली कहते हैं, मूंगफली का वानस्पतिक नाम पूछा जा रहा है। ग्लाइसिन मैक्स, ब्रेसिका स्पेसी, अरेचिस हाइपोजिया, या फिर कैमेलिया चाइनेंसिस या कैमेलिया स्पेसिस। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है अरेचिस हाइपोजिया। अरेचिस हाइपोजिया जो है वो आपका मूंगफली का बोटेनिकल नेम होता है। अरेचिस हाइपोजिया इज द बोटेनिकल नेम ऑफ ग्राउंडनट, जिसको हम पीनट भी बोलते हैं। इट बिलोंग्स टू द फैमिली लेगुमिनेसी फैमिली एंड इट इज सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। ध्यान से समझना, जो आपका ग्राउंड नट होता है ये सेल्फ पॉलिनेटेड होता है और लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन ये ऑयल सीड क्रॉप होती है। ध्यान से समझना, ये लेग्यूमिनस क्रॉप नहीं है। फैमिली तो इसके लेगुमिनेसी है, लेकिन ये किस किस टाइप की क्रॉप है? तो ये एक ऑयल सीड क्रॉप है। ये कई बार पूछा जाता है। ग्राउंड नट जो होता है वो C3 प्लांट होता है, शॉर्ट डे होता है, और इसका जो पोड होता है यही इसका फ्रूट होता है। आफ्टर पॉलिनेशन द ओवरी फॉर्म ए गाइनोफोर, जिसको हम पेग बोलते हैं, दैट इंटर द सॉइल टू फॉर्म पोड।
ध्यान से समझना, जब इसमें इसका फ्लावर बाहर निकलता है पहले मिट्टी से बाहर रहता है, और जैसे ही इसमें फ्लावर के अंदर जैसे ही पॉलिनेशन हो जाता है, तो इसकी जो ओवरी होती है वो एक तरीके का पेग बनाती है, और यही जो पेग होता है ये मिट्टी के अंदर चला जाता है। और जब ये मिट्टी के अंदर जाता है तो इसी प्रक्रिया को पेगिंग कहते हैं। जब ये मिट्टी के अंदर जाएगा तो यही जो पेग है, यहीं पर पोड बनता है। जो मूंगफली जो हम छील के खाते हैं, मूंगफली फोड़ फोड़ के, तो वही जो होता है पोड, ये मिट्टी के अंदर बनता है। ग्राउंडनट इज ए रिच सोर्स ऑफ ऑयल। ग्राउंडनट में ऑयल लगभग 45% पाया जाता है और प्रोटीन लगभग 26%। तो ग्राउंडनट जो होता है इसको गरीबों का बादाम भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है, और इसके अंदर जो तेल पाया जाता है ऑयल, वो 45% पाया जाता है। ये भी काफी अच्छा स्रोत है ऑयल के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ ग्राउंडनट। ग्राउंडनट का ओरिजिन क्या है? चाइना है, ब्राजील है, या इंडिया है, या फिर नाइजीरिया है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ब्राजील। ब्राजील में ग्राउंडनट का ओरिजिन माना जाता है। ग्राउंडनट ओरिजिनेटेड इन ब्राजील एंड लेटर स्प्रेड टू अदर ट्रॉपिकल रीजन। ये ट्रॉपिकल क्रॉप होती है, इसको एक बार इसको भी समझ लेना। इट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया वेयर इट बिकम ए मेजर ऑयल सीड क्रॉप। इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया गया और इंडिया में आकर फिर ये ऑयल सीड क्रॉप ज़्यादा बन गई। इसके साथ साथ ब्राज़ील ब्राज़ील का जो वार्म क्लाइमेट है और सैंडी सॉइल जो होती है इसके लिए आइडियल होती है। ध्यान से समझना, आलू को वो इसको सॉरी जो ग्राउंड नट होती है, ग्राउंड नट को ग्रो करने के लिए वार्म क्लाइमेट चाहिए, और ये खरीफ सीजन की फसल है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कैसी फसल है, तो ये खरीफ सीजन की फसल है। और इसके लिए जो सैंडी लोम सॉइल होती है, ये सॉइल बहुत अच्छी मानी जाती है, सैंडी लोम सॉइल। टुडे इंडिया इज द लार्जेस्ट इन एरिया ग्राउंडनट कल्टीवेशन। ग्राउंडनट के कल्टीवेशन में इंडिया इस समय सबसे आगे पर है। ग्राउंडनट सपोर्ट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है क्योंकि लेगुमिनस क्रॉप है, इस वजह से हमको अपनी जो क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं, तो क्रॉप रोटेशन में हमको साल में एक बार या 2 साल में एक बार अगर हम इसकी खेती कर सकते हैं तो हमको इसको इंक्लूड करना चाहिए, जिससे सॉइल की जो फिजिकल जो इसके सॉइल की जो हेल्थ होती है वो सुधरती है, क्योंकि इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है इसके अंदर का जो राइजोबियम होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट। ग्राउंडनट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, या फिर महाराष्ट्र? तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पीनट। ठीक, ग्राउंडनट जो होता है उसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर क्या है? गुजरात है। इसके बाद फिर क्या है? आंध्र प्रदेश है। द स्टेट सैंडी लोम सॉयल फेवरेबल क्लाइमेट सपोर्ट हाई यील्डिंग। क्योंकि गुजरात में सैंडी लोम सॉयल है, जो राजस्थान से सटा हुआ थोड़ा पार्ट है, वहाँ पर इसकी खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। मेजर ग्राउंडनट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट गुजरात में कहाँ कहाँ? जणगर और राजकोट, यहाँ पर ज़्यादा खेती होती है। गुजरात प्रोडक्शन बेनिफिट फ्रॉम बोथ बंच एंड स्प्रेडिंग वैरायटीज। जो गुजरात में जो ग्राउंड नट की खेती करी जाती है, तो ग्राउंड नट की 2 तरीके की वैरायटी आती है। एक तो बंच वाली वैरायटी होती है और एक स्प्रेडिंग होती है। बंच वाली वैरायटी में एक बंच होता है, फिर इसमें 3 4 5 6 इस तरीके से ग्राउंड नट लगा हुआ होता है। और वहीं जो स्प्रेडिंग वैरायटी होती है उसमें ग्राउंड नट ऐसे अलग अलग लगा होता है। ये गुच्छेदार नहीं होती है। एक वैरायटी जो होती है जो बंच वाली होती है, इसको हम गुच्छेदार वैरायटी बोलते हैं, और स्प्रेडिंग वैरायटी ये अलग अलग होती है। द स्टेट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडियाज ग्राउंडनट ऑयल मार्केट। जो ये स्टेट है, ये ऑयल मार्केट में ग्राउंडनट का जो ऑयल है वो बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन करता है। ग्राउंडनट का अगर ऑयल की हम बात करें कि सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट उत्पादित करता है, तो आपका जो गुजरात है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए इस QR कोड को स्कैन करके सपोर्ट करिए। आपके जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हमारा अगर अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स खरीदना चाहते हैं तो 1000 रुपये का पेमेंट करके अच्छे से पढ़ाई करिए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।